हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का आगे का पार्ट। पिछले लेक्चर में मतलब कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और इंटरनल एनर्जी का हमने सिस्टम पढ़ा था। इंटरनल एनर्जी बेसिकली होती क्या है और किस तरीके से उसको हम देखते हैं। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक स्टेट फंक्शन होता है और सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी है ना, दैट इज कॉल्ड एन इंटरनल एनर्जी। क्लियर? तो आज के कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग को देखना है, यहां ध्यान देना बस, क्योंकि जीरोथ लॉ में हमने देखा था जो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो वहां पर बेसिकली क्या थी कि एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम से हमारा थर्मली इक्विलिब्रियम में रहेगा और दूसरा वाला तीसरे से रहेगा, तो डेफिनेटली श्योर फिर पहला वाला भी तीसरे से रहेगा। ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम वाला लॉ था जो कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें ए सिस्टम बी से हमारा क्या रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और बी किसी तीसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ए और जो सी है वो भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये बात जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ी है ना, दैट इज कॉल्ड बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों को देखना है जो भी हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी है, क्या आपको ये तो आप जानते होंगे, कॉमन सेंस होगा इतना कि टोटल इंटरनल एनर्जी रियल वर्ल्ड में कंप्लीटली वर्क में ट्रांसफर हो सकती है क्या? जितने भी हम खाना खाते हैं क्या पूरा का पूरा हम काम कर सकते हैं? थोड़ा बहुत हमारा जो एनर्जी वेस्टेज होता ही होता है, किसी भी फॉर्म में हो, तो वो हम एक हीट फॉर्म में हम बोल देंगे। क्लियर? हीट फॉर्म में बोल देंगे। हाँ, अगर हीट को कहीं तरीके से हमें यूटिलाइज करना है तो वो बात अलग है, लेकिन वो लॉस होता ही होता है। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इसी पर बेस्ड है। बेसिकली जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो तो हमारी कंजर्व रहेगी, मतलब जो भी हमारा खर्च हो रहा है या कहीं वर्कडन में लग रहा है, अगर उसका जब हम सम अप करेंगे तो वो तो टोटल जो हमारा होगा प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड वो हमारा इक्वल रहेगा। ठीक है? जितनी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो हमारा वर्क प्लस जो भी हमारा खर्च हुआ उसके बराबर ही आएगी, मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारी रहेगी कंजर्व। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन दिस लॉ is based on law of conservation of energy, law of conservation of energy। क्लियर? मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर भी ये बेस्ड है ये लॉ। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? तो जो भी हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, जो चेंज इन टोटल इंटरनल एनर्जी होगी, वो हमारी वर्क डन प्लस कुछ ना कुछ हमारा हीट लॉस, मतलब हीट चेंज ऑफ हीट से हमारा समअप होगा, मतलब इन दोनों से वो समअप होगी, तब हमारी इंटरनल एनर्जी बनेगी। अब ये देखने वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसलिए है क्योंकि दोनों जो हम लोगों ने पाथ फंक्शन पढ़े हैं, दोनों का सम अप करके एक हमारा स्टेट फंक्शन मतलब इंटरनल एनर्जी बन रही है। तो इजीली हमको याद रह सकता है कि जितने दो पाथ फंक्शन हमने पढ़े, इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हमको देखने हैं अपने सिलेबस में जो भी होंगे वो लगभग सारे के सारे क्या होंगे, स्टेट फंक्शन है ना। डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस हम आगे पढ़ेंगे है ना, डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा पी, ये सब हमारे क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन में केवल हमारे W वर्क डन और हमारे क्या है, हीट चेंज ऑफ हीट है ना। क्लियर? इतना तो समझ सकते हो। तो दोनों चीज का जब हम सम अप करेंगे तो हमारा इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा और इसको हम बोल देते हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो बात क्लियर है ना। तो यहां पर देखना है आपको, दिस लॉ इज इट states that the total internal energy is sum of work done by the system or on the system and total change of
चेंज ऑफ हीट, क्लियर, टोटल चेंज ऑफ हीट, मतलब इन दोनों का जब हम सम अप करेंगे तो हमारा टोटल इंटरनल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो रही? इसको फटाफट नोट करो, फिर हम आगे इसके बेस पर जितने भी फॉर्मूले हैं फिर हम उस पर काम करते हैं। हमारा फॉर्मूला जो ये है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू। अब इसके हिसाब से हमें अलग अलग प्रोसेस पर देखने हैं क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल रही है। इसको जल्दी फटाफट नोट करो, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक अलग अलग जो भी हमने प्रोसेस पढ़े हैं, 9 टाइप के प्रोसेस पढ़े हैं। देखो जो भी फाउंडेशन हम पहले पढ़ा चुके हैं उसको आपको मेंटेन करके रखना है, ये नहीं वो आप भूलते जा रहे हो फिर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में किस तरीके से फर्स्ट लॉ वैलिड हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता है डेल्टा टी हमारा क्या होता है, जीरो। डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा। इतनी बात क्लियर हुई? और डेल्टा टी जीरो है क्योंकि फंक्शन हमारा जो एफ है, जो फंक्शन है हमारा इंटरनल एनर्जी, वो हमारा टी और वी का है, क्लियर। जब डेल्टा टी हमारा जीरो हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। इतनी बात क्लियर हो रही? जब डेल्टा यू जो हमारा जीरो है तो अगर इस इक्वेशन पे हमने लगाया Q प्लस W, फर्स्ट लॉ में लगाया, we apply in first law, so we get that Q is equals to minus W। क्या हमको मिलेगा, Q is equals to minus W। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? मतलब हमको क्या मिल रहा है, P डेल्टा V। क्लियर हो रही बात नहीं? हमको क्या मिल रहा है, P डेल्टा V, वो भी प्लस था। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ रही बात? नोट कर सकते हो ये चीजें। मतलब आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो रहेगा, ये बात हमको पता है। डेल्टा जी जीरो है मतलब डेल्टा यू भी जीरो रहेगा। डेल्टा यू जीरो है तो हमने इन दोनों को हमने फर्स्ट लॉ में अप्लाई कर दिया, और फर्स्ट लॉ में जब अप्लाई करेंगे डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी होता है, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का P डेल्टा V। इसको हम देखते ही हम देखो बेसिकली जो भी हम पढ़ाते आ रहे हैं इसको सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस वो हम करवाएंगे, अभी आपको फाउंडेशन बना रहे हैं तो इसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, चीजें समझ समझकर दिमाग में बैठाना है, फिर आपको चीजें आगे हल्की लगेंगी, चीजें क्वेश्चंस इजी लगेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस का हम पढ़ चुके हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस का देख लो। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा है, एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा है हमारा Q तो जीरो होता है, Q जीरो होता है ना। चेंज ऑफ हीट हमारा क्या होगा, जीरो। जब Q जीरो है तो अप्लाई कर दो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो जो भी हमारा हम देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है हमको एक मैजिक मिलता है, मतलब पूरा का पूरा वो वर्क डन में जाएगा। मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या कि टोटल इंटरनल एनर्जी हमारा पूरा का पूरा वर्क डन में चला जाए, लेकिन ये एडियाबेटिक प्रोसेस में चला जा सकता है, बट इट इज एन आइडियल, मतलब ये हमारा एक आइडियल केस हो जाएगा। क्लियर हो रही बात नहीं? तो यहां पर आप ये बता सकते हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस में आप जब Q जीरो कर दोगे, चेंज ऑफ हीट जीरो कर दोगे, वहां पर आपको डेल्टा U इज इक्वल्स टू W के बराबर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो रही बात नहीं? तो इसको फटाफट नोट कर लो। मतलब हमने दो प्रोसेस पढ़ लिए, एक तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। क्लियर हो रही बात नहीं? अब देखो यहां पर हमको आगे देखना है और भी प्रोसेस जो हमने पढ़े हैं, जैसे आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस पढ़ा हमने, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा, आइसोकोरिक प्रोसेस में होता क्या है, डेल्टा V जीरो होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? डेल्टा V जीरो होता है कि नहीं होता है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो जब डेल्टा V जीरो होता है तो आपको ये पता है कि वर्क डन हमारा क्या होता है, माइनस का P डेल्टा V। मतलब यहां पर जो वर्क डन है वो जीरो हो गया,
क्लियर हो रही बात कि नहीं? मतलब आइसोकोरिक में देखो हम समझते जा रहे हैं, प्रोसेस अगर हमने सीख लिए हैं तो वो अप्लाई भी करते जा रहे हैं फर्स्ट लॉ में, है ना? तो ये हमको पता है कि डेल्टा V 0 होता है तो वर्क डन हमारा P डेल्टा V के बराबर आ जाएगा। जब P डेल्टा V के बराबर आ जाएगा तो W हमारा 0, W जब 0 हो जाएगा तो अप्लाई कर दो जरा इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो अप्लाई करेंगे तो W हमारा 0 और डेल्टा U इज इक्वल टू ये Q एट कांस्टेंट V, मतलब कांस्टेंट V मतलब डेल्टा V 0। डेल्टा V 0 तभी तो हमने बोला था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एक्सचेंज क्या हो जाता है? एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। कांस्टेंट प्रेशर पर यही QP बन जाता है तो उसको डेल्टा H फॉर्म में एंथैल्पी बोल देते हैं, है ना? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसको एनर्जी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात नहीं? तो यहां पर ये हमको मिल जाता है कि डेल्टा U बराबर यहां पर Q के बराबर आता है आइसोकोरिक में। एडियाबेटिक में डेल्टा U बराबर W आता है। इतनी बात क्लियर है? इसको फटाफट नोट कर लो। फिर हम चलते हैं साइक्लिक प्रोसेस और देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस, देखो साइक्लिक प्रोसेस में हमने आपको बताया था कि जो इनिशियल पॉइंट होता है वही फाइनल पॉइंट होता है। मतलब यही 1 है यही 2 है, 2 - 1 = 0। मतलब ये स्टेट फंक्शन में तो काम नहीं करेगा, स्टेट फंक्शन इसका लगभग 0 हो गया, मतलब डेल्टा U 0 हो गया, है ना? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। तो यहां पर Q प्लस W इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब Q इज इक्वल टू माइनस W हो गया। इतनी बात क्लियर है? Q इज इक्वल टू माइनस W हो गया। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में और आइसोथर्मल प्रोसेस में भी हम दोनों में पढ़ चुके हैं कि Q इज इक्वल टू माइनस W। दोनों में ये चीज पढ़ चुके हैं। किस किस में पढ़ चुके हैं बताओ जरा? साइक्लिक में पढ़ चुके हैं, साइक्लिक में और आइसोथर्मल में। मतलब डेल्टा U 0 ऑप्शन में आ जाए आपको आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोसाइक्लिक, है ना? साइक्लिक आ जाए तो यहां पर आपको फर्स्ट एंड डी ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो आप क्या लगाओगे, है ना? आइसोथर्मल और साइक्लिक में आप देखकर लगा लोगे कि इसमें डेल्टा U क्या होता है? 0 होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो, है ना? क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो इसको फटाफट नोट कर लो। फिर हम चलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है? देखो आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या है? बैरिक का मतलब क्या है? बार 0, मतलब चेंज इन बार 0, बार मतलब प्रेशर की यूनिट होती है बार। तो यहां पर डेल्टा P जो है वो 0 होता है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर है? मतलब जो डेल्टा W इज इक्वल टू आता है माइनस का P डेल्टा V, इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे V1 to V2, इंटीग्रेट कर दो जरा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में? बोलो इज इक्वल टू P V2 माइनस V1, यही तो बन जा रहा है। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? यही तो बन गया V2 माइनस V1। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? क्लियर है बात? तो यहां पर आइसोबैरिक प्रोसेस में समझो, यहां पर W हमने ये रख दिया तो हमारी जो इक्वेशन है डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W। तो डेल्टा U इसको आप ऐसे कर लो, Q इज इक्वल टू ला दो डेल्टा U माइनस का W, ऐसा कर सकते हो आप? कर सकते हो। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, तो डेल्टा U मतलब U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। इतनी बात क्लियर हो रही? समझते हैं ना? थोड़ा पकड़ते हुए चलना। यहां पर प्रेशर माइनस का P डेल्टा भी है, ये हमारा प्लस हो जाएगा, है ना? क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो यहां पर क्या हो गया? V2 माइनस V1। बोलो इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर है? जब हमने ये कर दिया तो Q इज इक्वल टू U2 और PV2, तो U2 प्लस PV2। बोलो इतनी बात क्लियर? बोलो इतनी बात क्लियर? और यहां पर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस कॉमन ले लो जब आप, तो क्या हो जाएगा? U1 प्लस PV1। क्लियर हो रही बात नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? और ये सब कब है? कांस्टेंट प्रेशर पर।
ये सब कब है? कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा QP हो जाता है। QP क्या होता है? इंथैल्पी डेल्टा H के बराबर। किसके बराबर? डेल्टा H। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन होती है S=U प्लस PV। ये याद रखना इक्वेशन। तो यहां पर आप कर सकते हो H2 माइनस H1, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर, हमने अभी कांस्टेंट वॉल्यूम की निकाली थी, वो डेल्टा U के बराबर आई थी। कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा डेल्टा H के बराबर आएगी। इसको नोट कर लो फटाफट, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हमारा इक्वेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। क्लियर हो रही बात आपको कि नहीं? इजी लग रहा होगा, चीजें समझ में भी आ गई होगी। अब चीजें हमको समझते जाना है थोड़ा सा। क्लियर? इसी को हम डेल्टा H को क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। क्या पढ़ते हैं? इंथैल्पी। इंथैल्पी कब होती है? कांस्टेंट प्रेशर पर। और एनर्जी कब होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्लियर? समझ में आ गई बात कि नहीं? क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस। देखो मेन चीज में हमने क्या क्या देखा? U इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W। तो हमने सबसे पहले आइसोथर्मल में देखा, वहां पर डेल्टा U 0 मतलब Q इज इक्वल टू माइनस W। दूसरे में आइसो किस में देखा हमने? साइक्लिक प्रोसेस में भी देख लो। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U 0 तो Q इज इक्वल टू माइनस W। ये दोनों हमारे कंप्लीट। अब आ जाओ आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल हो गया और साइक्लिक हो गया। आइसोकोरिक में आ जाओ। आइसोकोरिक में डेल्टा V 0 तो P डेल्टा V 0 मतलब वर्क 0। तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर QV होता है, मतलब एनर्जी के बराबर आ जाता है। फिर हमारा कौन सा? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक में Q 0 होता है, मतलब चेंज ऑफ हीट 0, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू W के बराबर आ गया। फिर हमारा लास्ट में आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा चेंज ऑफ प्रेशर 0 है, मतलब जो हीट एक्सचेंज है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंज क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। तो इंथैल्पी मतलब डेल्टा H जो आता है H2 माइनस H1। और H की इक्वेशन आपको थोड़ा सा दिमाग में डालना है कि H इज इक्वल टू होता है U प्लस PV। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यहां पर ये आपको थोड़ा सा समझना है, बाकी और सारी चीज कोई दिक्कत नहीं है। देखो U वाली इक्वेशन आपको याद करनी है। U इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा U इज इक्वल टू W प्लस Q। और डेल्टा H वाली क्या होती है? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। इतनी चीज आपको याद करनी है। PV U इज इक्वल टू PV, है ना? इतनी चीज आपको थोड़ा सा याद करनी है। क्लियर? अब लिमिटेशंस में देखो, दिस लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। दिस लॉ does not provide any information about what? अब देखो about में क्या क्या है। पहला पॉइंट मतलब ये वाला लॉ ने हमारी किस किस चीजों के बारे में नहीं बताया। सबसे पहली चीज डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लोइंग। सबसे पहले हीट फ्लोइंग के बारे में इन्होंने डायरेक्शन नहीं बता पाई। ये लॉ ने, जो सेकंड लॉ ने बताया, इसने नहीं बताया। केवल इसने ये बताया कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो W प्लस Q के बराबर होती है, बस। मतलब डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में नहीं बता पाया। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन वैक्यूम। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन वैक्यूम। वैक्यूम पे जब एक्सपेंशन हो रहा है गैसेस का, तो वहां पर डेल्टा U भी 0 मतलब सब कुछ 0 हो जाएगा, है ना? डेल्टा H भी 0 मतलब जो चेंज इन एंथैल्पी है वो भी 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0। वर्क डन तो 0 है ही, क्योंकि देखो वर्क डन एक्सपेंशन में थोड़ी ना वर्क डन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। अगर हम बोलते कि बैलून को हमने होल कर दिया, तो अपने आप उससे हवा निकल रही है, तो वो तो अपने आप निकल रही है ना, मतलब कुछ उसमें कोई हमको वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। इसी तरीके से जब एक्सपेंशन हो रहा, हमने प्रेशर लगाया तो हमें काम करना पड़ रहा था, प्रेशर रिलीज कर दिया तो एक्सपेंशन हो रहा उसका, मतलब सिलेंडर से अगर गैस लीक हो रही है तो उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो तो अपने आप ही होगा ना। क्लियर हो रही बात नहीं? तो वहां पर डेल्टा U भी 0, डेल्टा H भी 0 और W भी हमारा 0 रहेगा। इतनी बात क्लियर है?
अब यहां पर जो रिएक्शन है, रिएक्शन के बारे में थर्मोडायनेमिक्स ने केवल ये बताया था कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब फिजिबिलिटी के बारे में बताया था। यहां पर रिएक्शन कंप्लीशन के बारे में नहीं बताया था। द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन व्हिच डू नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन, द रिएक्शन which do not proceed for completion, मतलब कौन कौन सी रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी या नहीं होगी, ये इसके बारे में भी थर्मोडायनेमिक्स ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बता पाया। द इरिवर्सिबल नेचर ऑफ नेचुरली अकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, जो जितने भी नेचुरल प्रोसेस है वो सारे इरिवर्सिबल है, तो उसके बारे में भी थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताया कि ऐसा ही क्यों होता है, रिवर्सिबल क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मोस्टली आर इरिवर्सिबल, क्लियर हो रही बात की नहीं, तो इसके बारे में भी नहीं बता पाया। क्लियर, द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द इंजन्स हैविंग देयर एफिशिएंसी ऑफ लेस देन 100%, हम बोल देते हैं कि वो हमारा क्यों होता है ना, लेस देन 100%, मतलब जो भी हमारा काम कर रहा है इंजन, वो हमारा 100% क्यों नहीं कर रहा है, मतलब वर्क डन क्यों नहीं आ रहा है ना, 100% क्यों काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर एफिशिएंसी ऑफ इंजन्स not equal to 100%। क्लियर, मतलब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर नहीं बताया। पहला पॉइंट फिर से देख लो, दिस लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट किस के बारे में। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, मतलब डायरेक्शन जो हीट होगी, हीट कहां से कहां फ्लो होगी, लो टू हाई और हाई टू लो, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की। सेकंड चीज, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन वैक्यूम, अगर एक्सपेंशन हो रहा है गैसेस का वैक्यूम में, तो वहां पर डेल्टा यू जीरो क्यों है, डेल्टा एच जीरो क्यों है, वर्क डन जीरो क्यों है, यहां पर ये चीजें बिल्कुल भी नहीं बताई गई। क्लियर। थर्ड, द रिएक्शन विच डू नॉट प्रोसीड फॉर कंप्लीशन, कौन सी रिएक्शन कंप्लीशन पे जाएगी नहीं जाएगी, केवल उसने एक इक्वेशन दे दी कि जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमारा वर्क डन प्लस डब्ल्यू के बराबर होगी। अब यहां पर जो भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन की जो इंटरनल एनर्जी जो भी होगी उस सिस्टम की, तो वहां पर वो वर्क डन और केवल हीट चेंज के बारे में ही फोकस करेगी। क्लियर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मोस्टली आर इरिवर्सिबल, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्लियर, ये सब सेकंड में मिल जाएगा आपको। एफिशिएंसी ऑफ इंजन्स नॉट इक्वल टू 100%, ये इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। ये सब सेकंड लॉ में मोस्ट ऑफ चीजें क्लियर हो जाती हैं आपको। इतनी बात क्लियर है। अब हम समझते हैं इंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा। इंथैल्पी जो हमने अभी क्लियर किया था कांस्टेंट प्रेशर पर, उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। क्लियर। अब देखो इंथैल्पी जो है, इंथैल्पी हमने देखा अभी, इंथैल्पी जो हमने देखा विच इज डिनोटेड बाय H, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एक्सचेंज called enthalpy, ठीक है। यहां की जो इक्वेशन है वो H इक्वल्स टू U प्लस PV बनती है। तो जब हम चेंज इन की बात करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, तो यहां पर डेल्टा U प्लस P हमारा डेल्टा P नहीं हो क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात चल रही है, तो P डेल्टा V पर होगी ये। क्लियर। तो थोड़ा गलत मत कर देना, ये ध्यान देना कि कांस्टेंट प्रेशर ही रहेगा, डेल्टा P बिल्कुल भी नहीं होगा, वो चीज आप गलत कर दोगे फिर। ठीक है, तो यहां पर चीजें देखो। अब इसका वर्ड की अगर हम बात करेंगे, ये बेसिकली एंथैल्पोस से आया है, एंथैल्पोस। अब एंथैल्पोस का मतलब क्या है, यहां पर ये तो हो गया इन, ये क्लियर हमें समझ में आ रहा। यहां पर बात है हीट की, यहां पर बात है एनर्जी की। क्लियर। तो वहां से ये टर्म लिया गया है थैल्पी, है ना। तो कांस्टेंट बात वही है, बस कांस्टेंट प्रेशर पे हम उसको एक टर्म हमें देना था अलग से, इसलिए हमने उसको एंथैल्पी बोल दिया, है फॉर्म वही। क्लियर। बस कांस्टेंट प्रेशर पर उसको एंथैल्पी बोल देंगे और कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसको एनर्जी बोल देंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, समझ में आ रही बात नहीं? तो इसको फटाफट नोट कर लो।
फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए और थर्मोडायनेमिक्स की कुछ पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।